निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ए, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संवैधानिक राजतंत्र सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वल्लभ भाई पटेल का डैश सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। वल्लभ भाई पटेल का डैश सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। तो सही आंसर है बारडोली। वल्लभ भाई पटेल का बारडोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली जिले में भू राजस्व में 30% की बढ़ोतरी की गई। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। इनके आंदोलन के प्रभाव से सरकार ने भू राजस्व में वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। बारडोली की महिलाओं ने गांधी जी के अनुरोध पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में? पहला है, इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा कथन है, यह 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ था। सही आंसर इसका स्टार बना हुआ है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तेलंगाना किसान आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ था। यह आंदोलन दमनकारी जमींदारी के विरुद्ध किसानों का एक सशस्त्र विद्रोह था, जिसे हैदराबाद के निजाम की निरंकुश सत्ता का समर्थन प्राप्त था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। तेलंगाना में सशस्त्र लड़ाई उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा प्रेरित थी। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, जबकि दोनों विकल्प सही हैं। तो इसका दोनों आंसर सही है, दोनों विकल्प। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस का डैश एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पेरिस का डैश की जगह होगा संसद यानी पार्लियामेंट एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। सी ए आंसर है इसका, पार्लियामेंट यानी कि संसद सही आंसर है। पेरिस का संसद एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और साथ ही एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। फ्रांसीसी गिल्ड प्रणाली 1774-76 में इसके उन्मूलन और बहाली को लेकर हुए आंदोलन के बावजूद 18वीं शताब्दी तक आर्थिक रूप से मरणासन थी। 4 अगस्त 1789 को इसके उन्मूलन के सुझाव के बाद नेशनल असेंबली के सदस्यों ने गिल्ड प्रणाली को इसकी आर्थिक जीवन शक्ति के कारण बरकरार नहीं रखा। अंततः 1791 के बाद इसका उन्मूलन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओलंपे डी गोजेस ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा लिखी थी। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ओलंपे डी गोजेस 1748 से 1793 ने लिखी थी। इन्होंने महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए घोषणा पत्र भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंपे दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए
जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था? किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर 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 के अपने पद पर कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था? तो सही आंसर है 1781 में। फ्रांस का शासक लुई 16वें ने एक के बाद एक अर्थ मंत्री बदले। तुर्गो, नेकर तथा केलोन को क्रमशः फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया। तुर्गों के त्यागपत्र के कुछ माह बाद नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया। वह एक बैंकर परिवार का होने के कारण आर्थिक मामलों में दक्ष था। उसके समय आर्थिक दशा में कुछ सुधार हुआ। अमेरिकी युद्ध में जब अंग्रेज हारने लगे तो इसका श्रेय नेकर को जरूर मिला, लेकिन फ्रांस को स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेने के लिए उसे भारी ऋण लेना पड़ा था। फ्रांस ब्याज के भार से पहले से ही दबा चला आ रहा था। अब स्थिति बिगड़ती चली गई। लाचार होकर नेकर ने कुलीनों पर टैक्स लगाने तथा राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया। इससे उसका विरोध होने लगा। रानी अंतोनत ने भी कंजूस कहकर उसकी निंदा की। फलतः राजा ने रानी के प्रभाव में आकर 1781 ईस्वी में नेकर को पदच्युत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष में टूलूस के आर्क बिशप ने कोलोने को प्रतिस्थापित किया था? किस वर्ष में टूलूस के आर्क बिशप ने कोलोने को प्रतिस्थापित किया था? सही आंसर है सी 1788। 1788 में टूलूस के आर्क बिशप ने कोलोने यानी केलोन को प्रतिस्थापित किया था। नेकर के हटने के बाद फ्लरी और कोलोने 1783 से 1787 ईस्वी फ्रांस के वित्त मंत्री बने। कोलोने ने राज्य के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिए तथा उसने ब्याज की दर बढ़ा दी। इससे ऋण मिलना बंद हो गया। अगस्त 1786 ईस्वी में सरकारी खजाना खाली हो गया। कोलोने ने सभा में यह प्रस्ताव रखा कि आर्थिक दशा सुधारने के लिए समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाए, परंतु सभा के सदस्यों ने कोलोने को मंत्री के पद से निकाल देने की मांग की। अतः कोलोने को बर्खास्त कर दिया गया। कोलोने के बाद रानी के कृपा पात्र ब्रीन को 1787 ईस्वी में वित्त मंत्री बनाया गया। नोट: अन्य स्रोतों में कोलोने को प्रतिस्थापित 1787 में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घटना दिनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सी घटना कौन से दिनांक को हुई है? इसका सही आंसर है केवल ओनली वन। तो पहले क्या है, बैरिस्टल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789 को हुआ था। बैरिस्टल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789 को हुआ था। बाकी सब गलत है। तो अब सीधा डायरेक्ट आंसर देखेंगे। बैरिस्टर, इसका सही आंसर है केवल वन। निम्नलिखित घटना का सही युग्म इस प्रकार है। बैरिस्टल यानी बास्तिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789 को। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789। लुई 16वें की हत्या 21 जनवरी 1793। तो लुई 16वें की हत्या 21 जनवरी 1793। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 और बास्तिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? सही आंसर है बहादुर शाह जफर, सी आंसर। 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। इससे पहले 10 मई को मेरठ स्थित छावनी की 20 ANI और LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून यानी बर्मा में निर्वासित बिताना पड़ा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है।
डैश ने 1857 से 1858 तक एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। डैश ने 1857 से 1858 तक एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो सही आंसर इसका बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल सी। बेगम हजरत महल ने 1857 से 1858 तक एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। डेट भी पूछी जाती है। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 4 जून 1857 को। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गईं और भागकर नेपाल चली गईं, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सही आंसर है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा लॉर्ड डफरिन 1884-88 तक ईस्वी ने तैयार की थी। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश भारत में विभिन्न रेलवे परिषदों के आकार में वृद्धि को अधिकार दिया गया था। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक समिति की स्थापना और प्रांतीय परिषदों के विस्तार और उनकी स्थिति में वृद्धि के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी। क्वेश्चन नंबर 12 है 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसका पूरा नाम जॉर्ज नैथानियल कर्जन था। जॉर्ज नैथानियल कर्जन था तथा यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। उसने ब्रिटिश हितों की रक्षा कुशलतापूर्वक की। शिक्षा के सुधार में उसने 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया तथा आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। इसके समय में 1899 से 1900 ईस्वी में भयंकर अकाल के साथ प्लेग की महामारी फैली थी तथा इसके सुझाव पर सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के ही समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है 1918 में महात्मा गांधी ने डैश का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। 1918 में महात्मा गांधी ने डैश का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। तो सही आंसर है मिल मजदूर, यही होगा मिल मजदूर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ए मिल मजदूर। 1918 में महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए एवं 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनके अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिकों ने सारे मामले ट्रिब्यूनल को सौंप दिया तथा इसने श्रमिकों को 35% बोनस दिया एवं इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। तो सही है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो गीत है वह स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन 1905 का गीत बन गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ नाम के उपन्यास का वंदे मातरम नाम का यह गीत लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह 1896 में गाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी उत्पादों का बहिष्कार और उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी सामान वाली कंपनी की ओर से हड़ताल, ये सब बंगाल के सुदूर पूर्व के साथ साथ देश के कई प्रमुख शहरों और बाजारों में आम हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई?
तो भगत सिंह सुखदेव दोनों को। सही आंसर है इसका सी, 1 और 2 दोनों। तो सही आंसर है, किस क्रांतिकारी को पूछा है, किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो भगत सिंह को भी दी गई थी, सुखदेव को भी दी गई थी। तो सही आंसर है सी, 1 और 2 बोथ। लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ये तीनों लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। तो ये लोग किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने मिलकर पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की थी। इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था? किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था? सही आंसर है रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था। फ्रांस से चार्ल्स टेंथ के निष्कासन और पोलैंड में नवंबर के विद्रोह 1830 से 31 में रूस के शासक निकोलस प्रथम 1796 से 1855 की विदेश नीति की क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित किया गया। निकोलस प्रथम यूरोप का एक वास्तविक पुलिसकर्मी बनना चाहता था और सितंबर 1833 में मुचेंगेट्स मैनिवो हृदयस्थों में वह मेटरनिच के साथ पुनः फिर से जुड़ गया। कॉन्स्टेंटिनोपल में बीमार मैन ओटोमन साम्राज्य में उनकी विशाल रुचि यूरोप के विरुद्ध भड़काने के कारण समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, रूस में अक्टूबर क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। रूस में अक्टूबर क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है बोल्शेविक क्रांति। रूस में अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया तथा यह क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1917 की रूसी क्रांति डैश का प्रतीक है। 1917 की रूसी क्रांति डैश का प्रतीक है। तो सही आंसर है संगठित संघर्ष का और दृष्टिकोण की स्पष्टता, यानी ऑर्गेनाइज स्ट्रगल का और क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव का। संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता। 1917 की रूसी क्रांति संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता का प्रतीक है। इस क्रांति के आंदोलन में मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल किया और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। 27 फरवरी को शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। अतः अक्टूबर 1917 की क्रांति में संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता की झलक दिखाई देने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस दो स्टेटमेंट दिए हैं। सही आंसर इसका सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है 1897 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार साक्षर थे। दूसरा स्टेटमेंट है 1918 में 44.2% कामगार और 79.2% कामगार साक्षर थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। 1897 की ऑल एम्पायर रूसी जनगणना विश्व युद्ध के पहले रूसी साम्राज्य में आयोजित पहली और एकमात्र जनगणना थी। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। 1896-97 के बीच रूस में कपड़ा उद्योग में 1902 में मजदूरों द्वारा धातु उद्योग में हड़तालें की गई। 1897 में रूसी साम्राज्य की कुल साक्षरता दर 24% थी और 1917 में 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 37.9% पुरुष और केवल 12.5% महिला साक्षर थी। रूसी मजदूर के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
समाजवादी समाज की विशेषता डैश है। समाजवादी समाज की विशेषता डैश है। तो सही आंसर है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। समाजवादी समाज की विशेषता सामाजिक न्याय है। समाजवाद एक वैचारिक दर्शन और आंदोलन है जिसमें निजी स्वामित्व के विपरीत उत्पाद के उद्योगपति के सामाजिक स्वामित्व वाले वर्चस्व वाली कई आर्थिक प्रणालियां शामिल हैं। सामाजिक न्याय एक समाज के अंतर्गत धन, अवसरों और स्वामित्वों के वितरण के संदर्भ में न्याय है। समाजवादियों का मानना था कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो डैश को जोड़ता है। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो डैश को जोड़ता है। तो सही आंसर है इसका 1, 2 एंड 3 तीनों। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो डैश को जोड़ता है। तो अर्थशास्त्र को, राजनीति को और इतिहास को जोड़ता है। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास को जोड़ता है। सही आंसर इसका डी 1, 2, 3। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो अर्थशास्त्र, राजनीति एवं इतिहास को जोड़ता है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे जिन्होंने आधुनिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। 1864 में कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की। 1864 में कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की। उन्होंने 3 साल बाद दास कैपिटल की पहली संस्करण प्रकाशित की। 1845 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने मिलकर द होली फादर किताब लिखी तथा इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन निकाला। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले सही आंसर देख लेते हैं। दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो मार्क्सवादी थे वो मानते थे कि मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि अगर समाजवाद यानी सोशलिज्म केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, विकासवादी समाजवाद का तात्पर्य है कि राज्य के तख्तापलट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विकासवादी समाजवाद मानते थे कि राज्य के तख्तापलट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है सी, 1 एंड 2 दोनों। कार्ल मार्क्स, उनका टाइम पीरियड था 1818 से 1882 का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवाद समाज है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि सर्वहारा वर्ग एक हिंसक क्रांति के द्वारा समाजवाद को प्राप्त कर सकता है। विकासवादी समाजवाद क्रांति में विश्वास नहीं करता है और समाजवाद को शांतिप्रिय तरीके से प्राप्त करना चाहता है। विकासवादियों का विश्वास संसदीय प्रजातंत्र में है और वे सामाजिक परिवर्तन मतदान के माध्यम से लाना चाहते हैं। अतः दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर है इसका, पहला कथन है, वह बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे। तो जो चार्ल्स फूरियर थे वो क्या बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है, उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को सुखद बनाने में थी। इसका सही आंसर है केवल बी यानी केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है कि उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को सुखद बनाने में थी। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि वह बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सही आंसर इसका बी, ओनली सेकंड सही है। चार्ल्स फूरियर टाइम पीरियड है 1772 से 1837। फ्रांसीसी सामाजिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने उत्पादकों के सांप्रदायिक संघों के आधार पर समाज के पुनर्निर्माण की वकालत की। ये प्रारंभिक समाजवादी विचारक और यूरोपियन समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे।
उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य सुखद बनाने में थी। ये बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम विश्व युद्ध डैश की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध डैश की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। सही आंसर है वर्साय की संधि के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। वर्साय की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। वर्साय की संधि पर 28 जून 1919 को इंपीरियल जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पहले पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को हो चुका था। वर्साय की संधि के द्वारा जर्मन सेना को निहत्था कर दिया गया, जबकि अन्य ने पराजित राष्ट्र से क्षेत्र, जनसंख्या और आर्थिक संसाधन छीन लिए तथा उसे युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने और मुआवजा देने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया? किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया? तो सही आंसर है इसका डी, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी 1883 से 1945 ने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया। यह इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में प्रमुख व्यक्ति था। इन्होंने 1922 से 1925 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 1925 से 1943 तक फांसीवादी तानाशाही इल ड्यूस के रूप में इटली पर शासन किया। तो जो बेनिटो मुसोलिनी था उसका टाइम पीरियड 1883 से 1945 के बीच में था। इसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया। यह इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में प्रमुख व्यक्ति था। इन्होंने 1922 से 25 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 1925 से 43 तक फांसीवादी तानाशाह इल ड्यूस के रूप में इटली पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध डैश तक ही सीमित था। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध डैश तक ही सीमित था। तो कहाँ तक सीमित था? सही आंसर इसका सही आंसर है डी। डी माने कहाँ तक था? यूरोप तक ही सीमित था। यूरोप। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप तक ही सीमित था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ था। यह युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध मित्र देशों की ओर से शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद डैश के मुख्य अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद डैश के मुख्य अंग हैं। तो सही आंसर है इसका यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड नेशन की प्रमुख संस्था कौन कौन सी हैं? महासभा है यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। 1945 में जब ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई तब सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापना की गई। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति सदन और प्रतिनिधि अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1879 में
1879 में जर्मनी ने डैश के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। बिस्मार्क ने कहा कि यह समझौता रूसी आक्रमण को रोकेगा। उनका मानना था कि रूस को दो देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा होगा। उनका क्या मानना था कि रूस जो है वो दो देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा। 1882 में भले ही रूस थ्री इम्पोर्ट्स लीग में फिर से शामिल हो गया था, जबकि ट्रिपल अलायंस में बिस्मार्क ने इटली को गठबंधन में शामिल करने के लिए अपनी सहमति दे दी। ट्रिपल अलायंस 1870 से 1890 तक बिस्मार्क के नामांकन युद्धाभ्यास का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध डैश के साथ समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध डैश के साथ समाप्त हो गया था। तो सही आंसर है 1 ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के साथ समाप्त हो गया था। इस संधि को रूस में सोवियत संघ की संधि के रूप में भी जाना जाता है। 3 मार्च 1918 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी समाप्त कर दी गई। इस संधि ने फिनलैंड, बाल्टिक प्रांतों, पोलैंड के कुछ मठों और जापान सहित विशाल क्षेत्रों को केंद्रीय शक्तियों में शामिल किया। नवंबर 1918 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो संधि प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिनांक और सम्मेलन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जितने भी ऑप्शन दिए इसमें से क्या सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। जनेवा कन्वेंशन 1958 में हुआ था। जनेवा जो कन्वेंशन है उसका जो डेट है 1958 करेक्ट है। रामसर जो कन्वेंशन है वो 1971 में हुई थी, ये भी सही है। रामसर कन्वेंशन 1971 में। और ओस्लो का डंपिंग कन्वेंशन 1972, तीनों सही है। तो 1958 में जिनेवा सम्मेलन, 1971 में रामसर सम्मेलन और 1972 में ओस्लो डंपिंग सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस किसने प्रतिपादित की? सही आंसर है बी, जेम्स जीन्स। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया तथा जेफरीज नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना की पुष्टि के लिए कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चले, जो इस प्रकार हैं। सौर मंडल का निर्माण। पहला, सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा अन्य तारे के संयोग से हुआ है। दूसरा, प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। ज्वारीय परिकल्पना में जीन्स ने फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था। तो जो ज्वारीय परिकल्पना जीन्स ने दी उसमें फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या हैं? पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या हैं? सही आंसर है आयरन और निकल, लोहा और निकल। पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत का मुख्य घटक लोहा और निकल है। इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को निम्न 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है पायरोस्फीयर, तीसरा है बैरिस्फीयर। स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और उसके बाद है बैरिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है? निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है? सही आंसर है डी, कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट स्थल मंडल की एक लघु प्लेट है, जबकि
अंटार्कटिक प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट प्रमुख प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 प्रमुख प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्रमुख प्लेटें इस प्रकार है: अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें हैं। कौन कौन सी छोटी प्लेटें हैं? कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट और कैरिबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? किस प्रकार के फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? सही आंसर है रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। परिवलित यानी श्यान वलन या रिकम्बेंट फोल्ड जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती हैं। खतरनाक ज्योग्राफी पूछिए रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35, ज्वालामुखी शंकु उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो एक तरफ ज्वालामुखी शंकु हैं और उनकी एक तरफ उदाहरण दी है, पूछ रहा है कि कौन सा युग्म, कौन सा पेयर सही है। तो पहला है सिंडर ज्वालामुखी शंकु, मैक्सिको का माउंट जोरूला। परजीवी ज्वालामुखी शंकु, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता। समग्र ज्वालामुखी शंकु, सैन सल्वाडोर का माउंट इजालोक। तो इसका सही आंसर होगा, तीनों के तीनों युग्म सही हैं। तीनों के नहीं, सही आंसर है इसका 1 और 2। 1 और 2 सही है, यानी 1 क्या था इसमें? 1 है जो सिंडर ज्वालामुखी शंकु, मैक्सिको का माउंट जोरूलो, ये सही है। और परजीवी ज्वालामुखी शंकु, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता, ये दोनों सही हैं, थर्ड नहीं है। सिंडर शंकु प्राय कम ऊंचे होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख और विखंडित पदार्थों का सहयोग रहता है, जैसे मैक्सिको का माउंट जोरल्लो, सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को आदि। जब ज्वालामुखी शंकु का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल जाती हैं, जिसे परपोषित शंकु या परजीवी ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता। समग्र ज्वालामुखी शंकु कंपोजिट शंकु का उदाहरण है फिलीपींस का माउंट मेयान तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत, न कि सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को। अतः युग्म फर्स्ट और सेकंड सही है, जबकि थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसे अक्ष अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इन अक्षांशों में शांत तथा अनिश्चित पवन के कारण प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसी कारण इसे अक्ष अक्षांश कहा जाता है। तो इसका कहाँ से कितना के बीच में? 30 से 35 अक्षांशों के बीच में और दोनों गोलार्धों में। और कौन सी पेटी है? तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो सही आंसर है हरमटन। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को हरमटन कहते हैं। इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर लघु क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दशाओं से उद्भूत हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है,
फुजीता स्केल का उपयोग डैश की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। जो फुजीता स्केल है उसका उपयोग डैश की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो पीसीएस में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। फुजीता स्केल का उपयोग टॉर्नेडो की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। टॉर्नेडो छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं तथा सभी प्रकार के वायुमंडलीय तूफानों में प्रबलतम तथा विध्वंसक होते हैं, जिनसे आर पार जन धन की क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से संबंधित है। सही आंसर है इसका सी, 1 और 2 दोनों। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसकी उत्पत्ति दोनों से ही संबंधित है, चाहे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द मून। सी आंसर है 1 और 2 दोनों। सागरीय एवं महासागरीय जल में विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। इनमें ज्वार भाटा प्रमुख है। इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है? वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है? सही आंसर होगा इसका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। अरे यार क्या दिया, मध्य मंडल दिया हुआ यहाँ पे। मध्य मंडल माने कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मध्य मंडल दिया हुआ। एक्सप्लेनेशन पढ़ती हैं। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है तथा स्ट्रेटोपॉज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो जो मध्य मंडल का विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है तथा स्ट्रेटोपॉज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा हॉटस्पॉट नहीं पाया जाता? भारत वर्मा है हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट भी है और हिमालय भी है, लेकिन दक्कन का पठार कोई हॉटस्पॉट नहीं है, वो तो पठार है, वहाँ कहाँ विविधता होगी। भारत में दक्कन के पठार को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत में हॉटस्पॉट के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। हिमालय क्षेत्र, वो भी पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हिमालय में भी कहाँ? पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ विश्व की 8% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कूटरिंग स्थलाकृति मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कूटरिंग के संदर्भ में सही है? कूटरिंग की स्पेलिंग देख लो, CONTOURING। कूटरिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहले सही आंसर देखेंगे 1 और 2। पहला है कि कंटूर इसारिम है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ते हैं। जो कंटूर है वो इसारिम है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ता है, ये सही है। दूसरा ट्रीटमेंट है, यह रेखा प्रतीक की एक तकनीक है, ये भी सही है। तीसरा गलत है, जिसमें लिखा है कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को कंटूर अंतराल के रूप में जाना जाता है। कंटूरिंग स्थलाकृतिक मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। कंटूर इसारिम है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ते हैं और यह रेखा प्रतीक की एक तकनीक है। कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को कंटूर अंतराल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायुमंडल में जल वाष्प के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में जल वाष्प के
वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है डी, न तो 1 ना ही 2। पहला क्या है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न होती है, गलत है। दूसरा है जलवाष्प का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा डी, न तो 1 न तो 2। जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा होती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ इसकी मात्रा कम होती जाती है। जल वाष्प का अधिकांश भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है, न कि समताप मंडल में। तो जल वाष्प का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे दिया ऑप्शन में समताप मंडल, इसलिए गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डैश है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई में की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? 1600 किलोमीटर की लंबाई है, उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? सही आंसर है रोजवुड। रोजवुड लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और अंडमान और तथा निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली प्रमुख वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी हैं। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है गुरु शिखर। सही आंसर है गुरु शिखर, बी ऑप्शन। बी में दिया ना गुरु शिखर, गुरु शिखर बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अरावली अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा सहित दिल्ली तक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी है? कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी है? सही आंसर है हेमावती। कावेरी नदी की सहायक नदी हेमावती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की द्रोणिका 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में तथा 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी, अमरावती है। तो हेमवती, काबिनी, भवानी और अमरावती। क्वेश्चन नंबर 48 है, भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो डैश को जोड़ता है। भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो जोड़ता है किसको? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई से पुणे। भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पाल घाट तमिलनाडु को कोयम्बटूर, तमिलनाडु की जो कोयम्बटूर है उसको केरल से जोड़ता है। यह सभी घाट सह्याद्री पहाड़ी में स्थित हैं। तो जो भोर घाट है वो मुंबई और पुणे के बीच, थाल घाट मुंबई को नासिक, पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है और ये सब के सब सह्याद्री पहाड़ी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला है, इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। सही है। सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ये भी सही है। इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है। ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है
और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः जुती हुई हैं। इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है। इसे रैगूर तथा काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से इस मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनानकी संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है? जनानकीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है? सही आंसर है चरण 4, स्टेज 4। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण 4 यानी स्टेज 4 निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है। जनानकी संक्रमण सिद्धांत 1929 में थॉमसन तथा 1945 में नैटेस्टियन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने इसे 3 चरण में विभाजित किया है तथा सीपी ब्लेकर व कोलिन क्लार्क महोदय ने इसे 5 चरणों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? सही आंसर है एल्युमिनियम। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है इसका सी, 1 और 2 दोनों। 1 है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ये सही है। सूरत रेशम, टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ सूरत रेशम, टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। यहाँ कपड़ा और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य भारी उद्योग, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन इत्यादि क्षेत्र विकसित हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, सुरेंद्र नगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है? झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है? सही आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्व। झूम खेती विधि भारत में उत्तर पूर्व राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इत्यादि में किया जाता है। भारत में झूम कृषि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो निम्न है। मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा। पीसीएस के एग्जाम में ही पूछा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहते हैं और हिमालयन क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? सही आंसर है मक्का। गेहूं, ग्राम मानी चना, अलसी की बीज है लेकिन मक्का नहीं है। मक्का खरीफ की फसल है, ना कि रबी की। खरीफ की फसल देश में विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन से के साथ बोई तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर माने अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूं, मटर, चना, अलसी का बीज और सरसों इत्यादि रबी की फसल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं रबी, खरीफ और जायद हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी
है चाय की खेती के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो पहला है चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा है इसे एक सुअपवाहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरण तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूम्स और जीवांश युक्त गहरी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। इसे एक सुअपवाहित उपजाऊ मृदा जिसमें धारण तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हों जो आवश्यक होती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? सही आंसर है भारत में। दक्षिण एशियाई देश भारत में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। दक्षिण एशियाई देश भारत में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में दिन रात एसटीडी सुविधा का प्रबंधन किया है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार प्रेस, पत्रिकाएं, किताबें आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसमें कौन सा था? सही आंसर इसका सी, दोनों है। कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट में और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में। कोझिकोड हवाई अड्डा और कालीकट तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो कौन सा नहीं हुआ था? तो अफगानिस्तान तो बहुत दूर है, अफगानिस्तान नहीं हुआ था। श्रीलंका, थाईलैंड और भारत हुए थे। अफगानिस्तान तो बहुत ऊपर है, वहाँ क्या लेना देना, तो पानी पहुँचता ही नहीं है। तो सही आंसर है डी। 26 दिसंबर 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित देश श्रीलंका, थाईलैंड और भारत तथा हिंद महासागर के अन्य तटीय क्षेत्र थे, जबकि अफगानिस्तान में इस सुनामी का कोई प्रभाव नहीं था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह तरंगे उस भूकंप की तीव्रता थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल से अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, जिस कारण यह भूकंप आया था। भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह डूब गया। इस सुनामी से लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? तो पहला है परमाणु युद्ध, दूसरा है त्वरित मृदा अपरदन। तो सही आंसर है सी, 1 and 2 बोथ। न्यूक्लियर वॉर्स यानी परमाणु युद्ध भी है। एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन यानी त्वरित मृदा अपरदन भी है। मानव प्रेरित आपदा में परमाणु युद्ध एवं त्वरित मृदा अपरदन को सम्मिलित किया जाता है। मानव निर्मित आपदा में भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल में छोड़ना एवं ग्रीन हाउस गैसों जैसे ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदा को बढ़ावा देती हैं, जैसे वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 60 है सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सही आंसर है बी, जोखिम भेद्यता, हैजार्ड वेलनरेबिलिटी, हैजार्ड
वल्नरेबिलिटी जोखिम भेद्यता। सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को जोखिम भेद्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी हैजार्ड वल्नरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 61 है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3R चरण शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में तीन आर चरण शामिल हैं। इनमें कौन सा सही है पूछा है। तो सही आंसर है डी, रिलीफ, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन। रिलीफ, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के चरण में 3R रिलीफ, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन शामिल है, जिसके अंतर्गत आपदा से पहले योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य तथा आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। क्वेश्चन नंबर 62, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, उसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की जाती है? तो सही आंसर है इसका ए, ओनली वन, बुआई के मौसम की शुरुआत में। बुआई के मौसम की शुरुआत में, बुआई के मौसम की शुरुआत में। ये यहाँ दूसरा दिया कटाई के मौसम के अंत में, ही गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। यह वह मूल्य है जो किसानों को अपनी फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यह एक प्रकार का बीमा है जिसे सरकार किसानों को उस स्थिति से संरक्षित करने के लिए देती है जब अच्छी फसल तथा अधिक पूर्ति के बाद मूल्य में गिरावट हो। क्वेश्चन नंबर 63 है, पश्चिम बंगाल में एक परिचालन विशेष क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्यालय है। सही आंसर है फाल्टा। पश्चिम बंगाल में एक परिचालन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सही आंसर है फाल्टा। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक देश के भीतर एक इनक्लेव है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त होता है और इसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न व्यवसाय और वाणिज्य कानून होते हैं। वर्ष 2000 में SEZ नीति की घोषणा की गई तथा SEZ अधिनियम 2005 में पारित किया गया और इसे 2006 में लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल फाल्टा में एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ का मुख्यालय है। तो ये नीति की घोषणा 2000 में हुई। SEZ अधिनियम 2005 में पारित किया गया और SEZ अधिनियम जो लागू हुआ वो लागू हुआ 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? अविकसित यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पूंजी निर्माण की निम्न दर, दूसरा है श्रम का कम उपयोग। सही आंसर है सी, 1 and 2 बोथ। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण की निम्न दर, श्रम का कम उपयोग यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, दोनों इनकी विशेषता है। अविकसित देश वह देश है जो औद्योगिकरण, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन प्रत्याशा और अन्य तकनीकी और सांस्कृतिक मानदंडों में अधिकांश अन्य देशों से पीछे हैं। अविकसित शब्द विकास में पिछड़ेपन और ठहराव को दर्शाता है। इन देशों की विशेषता पूंजी निर्माण की निम्न दर, श्रम का कम उपयोग, आय स्तर का नीचा होना और जनसंख्या का अधिक होना इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका बी, ओनली सेकंड। तो क्या दिया है? पहला कि आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है, गलत। दूसरा क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। जो आर्थिक विकास है वो अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। सही आंसर है ओनली बी सेकंड। आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के तहत अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। संरचनावादी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के समायोजन के तरीके और विकास नीतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए विकासशील देशों की संरचना के विशिष्ट कठोरता, अंतराल और साथ ही अन्य
विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र डैश को भी कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, सही आंसर है बी। अर्थव्यवस्था को उसकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, में वर्गीकृत किया गया है। एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जबकि रसद और बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्थिर ब्याज दर पर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है उसे कहा जाता है। स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है उसे कहा जाता है रेपो दर। रेपो दर यह वह स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। यह देश की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग देश की तरलता, मुद्रास्फीति और धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किया जाता है। यह बैंकों के उधार लेने के पैटर्न पर सीधा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट डिपॉजिट दोनों। ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट डिपॉजिट दोनों ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मुद्रा बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां पर एक वर्ष या उससे कम की तरलता वाली अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के साधन हैं जो एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में मुद्रा बाजार में व्यापार करते हैं। इसमें ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र और पुनर्खरीद समझौता आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात देता है। जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात को डैश देता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा? तो सही आंसर इसका बी। बी क्या है? ज़्यादा कर देगा, कैश रिजर्व रेशियो को ज़्यादा दे देगा। जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है, क्रेडिट के विस्तार पर अगर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद यानी कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, ज़्यादा कर देगा। तो बैंकों को अपने पास बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा, तो अपने आप मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास जनता की जमा राशि के रूप में बनाए रखना होता है। सीआरआर एक आवश्यक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात ज़्यादा कर देता है, और जब क्रेडिट विस्तार करना हो तो आरबीआई सीआरआर की दर कम कर देता है। सीआरआर की गणना प्रत्येक बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत में बैंक जमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर है इसका बी। बी जो है वो सही नहीं है कि रैकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है। ये गलत है, बाकी सब सही है। बाकी पहला क्या सही है? चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज दे नहीं होता है। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन करंट डिपॉजिट। सी क्या है? बैंकों को विभिन्न परिपक्वताओं की सावधि जमाओं के लिए अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति है। Banks are permitted to prescribe their own interest rate for fixed deposit of different maturities। ये भी सही है। डी क्या है? बचत बैंक खातों पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही है। बैंक जमा एक बैंक खाते में डाली गई धनराशि है।
जिस पर ब्याज मिल सकता है। बैंक जमा, नकद चेक या प्रत्यक्ष जमा और पीयर टू पीयर भुगतान जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिया गया विकल्प 2 गलत है, क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा की अवधि 7 दिन से 12 महीने तक न होकर 6 माह से 10 साल तक हो सकती है। चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। बैंकों को विभिन्न परिपक्वताओं की सावधिक जमाओं के लिए अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति है। बचत बैंक यानी सेविंग अकाउंट खातों पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है? सही आंसर है डी ऑप्शन क्या है? 134, आर्टिकल 134। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिमादेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। उच्चतम न्यायालय न केवल भारत में संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है, जो अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील, तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील और चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर है 7वीं अनुसूची। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां अनुसूची 7 के तहत विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 के तक केंद्र और राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। तो पहले अध्याय में विधायी संबंधों के बारे में, दूसरे में प्रशासनिक संबंधों के बारे में और संविधान के भाग 11 में ही अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। यद्यपि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभाव कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? तो सही आंसर है सामान्य सूची नाम की कोई सूची नहीं है। सामान्य सूची नाम की कोई सूची नहीं है। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। तो पहला क्या है? संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो संघ सूची में जो 100 विषय हैं, संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य और जनगणना आदि। राज्य सूची के विषय में कितने विषय हैं? 59 विषय हैं। राज्य विधानमंडल को समान परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। महत्वपूर्ण विषय हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय स्वशासन, मत्स्य पालन, बाजार इत्यादि। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय है आपराधिक कानून प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक। आपराधिक कानून प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, अखबार, दवा, शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। नोट, शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सामान्य सूची उल्लेखित नहीं है। सामान्य सूची नाम की कोई सूची नहीं है। भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख डैश होता है।
भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है राज्यपाल, गवर्नर होता है। भारत में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तहत संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लोकतंत्र कितना गलत लिखा, लोकोतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में लोगों की आवश्यक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सही आंसर है सी क्या है? चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 334 से 329 तक निर्वाचन का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्यों से विभाजित होते हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? सही आंसर है बी, चुनाव क्षेत्र। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें चुनाव क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो सही आंसर है इसका ए, 1 और 2। पहला है गैर निवास के आधार पर, दूसरा है विकृत दिमाग वाला व्यक्ति। निम्नलिखित आधारों पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहला है जब मतदाता गैर निवासी हो अर्थात किसी और देश का निवासी हो। दूसरा, विकृत चित्त दिमाग वाले व्यक्ति को मतदान से अयोग्य ठहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है? कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है? तो सही आंसर है इसमें राज्य की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल होगा। सी, बहुजन समाज पार्टी राज्य की पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी है। जो बहुजन समाज पार्टी है वो राज्य की पार्टी नहीं होकर बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल पीपल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? सही आंसर है आर्टिकल 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्रावसान, संसद के सत्र और विघटन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? तो सही आंसर पहले देखेंगे। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है डी। अब स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। डी माने 1 2 3 सही है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? पहला स्टेटमेंट है,
जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्र में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। जिला परिषद इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स चूजन डायरेक्टली इन ट्यूटोरियल कंस्टिट्यूंसी। ये सही है। दूसरा है, इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमएलएज ऑफ ऑल क्षेत्र पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट। ये भी सही है। इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत। ये भी सही है। सही आंसर है इसका डी। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। पहला, जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। दूसरा, इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल हैं। तीसरा, इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा में ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया? निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया? तो सही आंसर है 1776। 1776 में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया। यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया। इंग्लैंड से आए हुए उग्रवादी युवक थॉमस पेन ने अपनी पुस्तिका कॉमन सेंस द्वारा स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रज्वलित किया। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है? जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है? सही आंसर है ए, सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह राजनीतिक दर्शन का एक कार्य है जिसे 1689 में जॉन लॉक द्वारा गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। इसकी शुरुआत प्रकृति की स्थिति के चित्रण से होती है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन प्रकृति के कानून की क्या आवश्यकता है इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति न्यायाधीश होता है। इसमें विजय और गुलामी, संपत्ति, प्रतिनिधि सरकार तथा क्रांति का अधिकार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? सही आंसर है इसका डी, महानगरीय लोकतंत्र। महानगरीय लोकतंत्र यानी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। महानगरीय लोकतंत्र का विचार विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है। महानगरीय लोकतंत्र का विचार विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है। महानगरीय लोकतंत्र राजनीतिक संगठन के एक मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें नागरिकों को उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी सरकार के समानांतर और स्वतंत्र रूप से वैश्विक मामलों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया था? बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया था? सही आंसर है ए, केवल एक, फेडेकोर ऑर्गेनाइजेशन, फेडेकोर संगठन। बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व फेडेकोर कोर नामक संगठन ने किया था। इस संगठन के सदस्य इंजीनियर तथा पर्यावरणविदों के साथ स्थानीय पेशेवर थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों, कारखाने के श्रमिकों, मध्यम वर्ग के छात्रों, यूनियन व बेघर सड़क के बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त था। बोलीविया का जल युद्ध कोचाबम्बा में हुआ, जिसे कोचाबम्बा जल युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 1959 के
1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो कौन सा सही नहीं है? डी, कि राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था, ये गलत है, बाकी सब सही है। पूछा था कौन सा सही नहीं, तो डी सही नहीं, बाकी सब सही है। सही क्या है? ए, इसमें दिया है इसने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की। बी है इसने द्विसदनीय विधायिका जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रावधान किया। सी है संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबित करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी। 1959 के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य है कि राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इस सूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं का संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणि और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है, 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही आंसर है 6 महीने। जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है, 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो सही आंसर है आर्टिकल 108 बी, 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय डैश पर प्रभावित होते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय किस पे प्रभावित होते हैं? सही आंसर है इसका ए, ओनली वन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित नीति पर प्रभावित होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सही आंसर है 73। भारतीय संविधान बी, ऑप्शन 73। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया, जिसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया, और अनुच्छेद 243 से 249 के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई सूची
11वीं अनुसूची जोड़ी। नई सूची कौन सी जोड़ी है? 11वीं सूची भी जोड़ी गई है। तो यहाँ पे हो गए सारे क्वेश्चन।